नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव। आज हमारा टॉपिक है ऊन। आज हम लोग ऊन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऊन क्या है, ये तो हम लोग बहुत सालों से बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ऊन एक ऐसा रेशा है जिसके द्वारा हम अपने गर्म वस्त्रों का निर्माण करते हैं। लेकिन ऊन की प्राप्ति कहाँ से होती है, ऊन कैसे बनता है, ऊन का निर्माण कैसे होता है, ऊन का संगठन क्या है, इस सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि ऊन क्या है। ऊन एक ऐसा रेशा है जिसे कि हम प्रोटीन से प्राप्त करते हैं। बेसिकली इसका जो आधारीय पदार्थ है वो क्या है, प्रोटीन। इसमें केराटिन नामक प्रोटीन होता है। केराटिन नामक प्रोटीन की वजह से इसे हम प्रोटीन रिच रेशे की श्रेणी में रखते हैं। ऊन हमें बेसिकली जानवरों से प्राप्त होता है, जिसमें स्पेशली हम भेड़ की बात करेंगे। भेड़ों के द्वारा हमें ऊन की प्राप्ति होती है। मगर भेड़ों की जो किस्म होती है, भेड़ों का जो आयु वर्ग होता है, भेड़ों से प्राप्त जो ऊन होती है वो कई श्रेणियों में, कई प्रकार की, कई किस्मों की होती है। उसके द्वारा अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं और अलग अलग प्रकार की चीज़ों का निर्माण किया जाता है। लेकिन ऊन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? 13वीं शताब्दी के दौरान ऊन की जानकारी लोगों को प्राप्त हुई। 13वीं शताब्दी में इससे बने जो ऊनी वस्त्र थे वो प्रयोग में लाए जाते थे और मरीनो वुल जो है वो बेस्ट वुल के रूप में प्रयोग में आती थी। मरीनो जाति की जो भेड़ें होती थी उनसे हम ऊन को प्राप्त करते थे। वर्तमान समय में जो ऊन का उत्पादन है भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका में भी देखने को मिलता है। ऊन लेकिन कहाँ से कैसे कैसे प्राप्त होता है, अब हम इसके बारे में सविस्तार जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर हम ऊन के संगठन की बात करते हैं तो हमने आपको पहले ही बताया कि ऊन एक प्रोटीन रेशा है। जब हम रेशों का वर्गीकरण करते हैं तब हम रेशों के बारे में आपको पहले ही बताते हैं कि रेशे कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। रेशे कुछ प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, कुछ रेशे कृत्रिम रूप से प्राप्त होते हैं। जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं उसमें कुछ पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, कुछ पशुओं से प्राप्त होते हैं और कुछ खनिज पदार्थों से प्राप्त होते हैं। जो रेशे हमें पशुओं द्वारा प्राप्त होते हैं उसमें विशेष रूप से रेशम और ऊन का नाम आपने सुना होगा कि रेशम और ऊन जो है वो जीव जंतुओं के द्वारा प्राप्त होने वाले रेशे हैं या पशुओं के द्वारा, प्राणियों के द्वारा प्राप्त होने वाले रेशे हैं। जिसमें कि रेशम जो है वो तो कीड़े के द्वारा प्राप्त होता है, परंतु जो ऊन है वो हमें जानवरों को मार के या जीवित रूप में जानवरों के ऊपर से उनकी खाल के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऊन का जो संगठन है उसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और गंधक, इनका मिश्रण देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ % गंदगी या अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं जिनको कि हम बाद में सविस्तार से डिस्कस करेंगे। तो ऊन क्या है? एक प्रोटीन रिच रेशा है। इसमें केराटिन नामक आधारीय पदार्थ हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसमें 50% कार्बन, 25% ऑक्सीजन, 15% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन और 3 से 4% गंधक पाया जाता है। यही सिर्फ एकमात्र एक ऐसा रेशा है जिसमें गंधक की प्रेजेंस जो है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इसको यदि आप जलाएंगे तो एक विशिष्ट प्रकार की गंध भी हमें देखने को मिलती है। इसमें गंधक के उपस्थिति का प्रदर्शन हमें उसके द्वारा होता है। अब अगर हम ऊन की प्राप्ति की बात करेंगे तो ऊन हमें कैसे कैसे प्राप्त होता है? ऊन हमें विशेष रूप से मैंने आपको बताया कि भेड़ों से प्राप्त होता है, लेकिन भेड़ों के अतिरिक्त भी कश्मीरी बकरी, अंगोरा खरगोश, अल्पाका, ये एक छोटे कद का जानवर होता है। लामा जो है ये भी हमारी भेड़ की ही एक वैरायटी है। ऊँट और भेड़ में भी स्पेशली जो मेमने होते हैं उनके द्वारा जो हम ऊन प्राप्त करते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ऊन के लिए ये सारे ही टाइप जो हैं वो देखने को मिलते हैं कि ऊन हम इनसे प्राप्त करते हैं। जो हमारी कश्मीरी बकरी है, कश्मीरी बकरी से हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो ऊन है वो प्राप्त होता है। इसका जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ वुल है उसे हम पश्मीना के नाम से जानते हैं। पश्मीना जो है भारत में कश्मीर में विशेष रूप से प्रयोग में लाया जाने वाला ऊन है। पश्मीना शॉल के नाम से ये देखने को मिलता है। ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम, बहुत ही नर्म रेशा है।
जो कि हमारे लिए अधिक गर्मी उत्पन्न करने वाले वस्त्रों का निर्माण करता है। कश्मीरी बकरी विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी भाग में या चीन में कहना चाहिए पाई जाती है। इसमें विशेष बात ये होती है कि इसकी जो परतें होती हैं, इसमें जो ऊन की प्राप्ति करने की व्यवस्था है वो जिन बकरियों पर से की जा रही है उन बकरियों पर 2 परतों में ऊन की उपस्थिति होती है, एक ऊपर की परत, एक नीचे की परत। जो ऊपरी की परत होती है उसमें खुरदुरी ऊन होती है, थोड़ी खुरदुरी, कड़े और गंदे ऊन उसमें होते हैं। जो नीचे की परत होती है उसमें मुलायम, उत्तम और पश्मीना क्वालिटी का वूल पाया जाता है। दूसरा हमने आपको बताया अंगोरा बकरी। अंगोरा बकरी जो है विशेष रूप से टर्की में पाई जाती है, ये यूएसए और अफ्रीका में भी देखने को मिलती है। इससे जो ऊन प्राप्त होता है वो भी उत्तम श्रेणी का होता है। तीसरा है अंगोरा खरगोश। अंगोरा खरगोश से विशेष रूप से स्वच्छ सफ़ेद श्वेत रंग का ऊन प्राप्त होता है जो कि बहुत ही नर्म और मुलायम होता है। इसके रेशे भी काफ़ी लंबे होते हैं और ये बच्चों के गर्म वस्त्रों के लिए विशेष रूप से प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अल्पाका। अल्पाका एक छोटे कद का जानवर होता है जो कि दिखने में ऊंट और बकरी के मिले जुले स्वरूप को प्रदर्शित करता है। इससे थोड़ा पीला धुंधला लगभग 12 इंच की लंबाई वाला तंतु प्राप्त होता है और अल्पाका से प्राप्त जो ऊन है उसका प्रयोग विशेष रूप से पाइल बुनाई के लिए किया जाता है। लामा भी भेड़ की एक वैरायटी है। इससे हमें धुंधला पीला मगर घना और कोमल ऊन प्राप्त होता है। फिर है ऊँट। ऊँट का हम बाल ही नहीं, ऊँट की खाल भी हम प्रयोग में लाते हैं। ऊँट की खाल से पर्सेस वगैरह बनाए जाते हैं, जैकेट्स, कोट वगैरह बनाए जाते हैं। और ऊँट के जो बाल होते हैं जो कि विशेष रूप से उसकी गर्दन के नीचे और उसके पेट के निचले हिस्से में पाए जाते हैं, इससे सुंदर चमकीला ऊन प्राप्त होता है। परंतु इसका जो प्रयोग किया जाता है वो रस्सी बनाने में, दरी बनाने में या कंबल आदि बनाने में किया जाता है। अब लास्ट हमारा आता है भेड़। भेड़ में भी विशेष रूप से जो मेमने से प्राप्त ऊन होती है वो निम्न श्रेणी की मानी जाती है मजबूती के उद्देश्य से अगर देखा जाए तो। और भेड़ के अलग अलग स्थानों से अलग अलग प्रकार की जो वो ऊन है हमें प्राप्त होती है। अगर हम सिर से या पीठ से उसकी ऊन प्राप्त करते हैं तो मध्यम श्रेणी की ऊन हमें प्राप्त होती है। परंतु यदि हम कंधे और पेट से हम ऊन को प्राप्त करते हैं तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल हमें प्राप्त होती है। बाकी जो अन्य स्थान है वहाँ से निम्न श्रेणी की ऊन प्राप्त होती है। तो भेड़ों से हमें 3 विशेष कैटेगरी जो है ऊन की देखने को मिली कि प्राप्त हो रही हैं। अब कैसे हम इसको प्राप्त करते हैं, कैसे इसकी श्रेणियाँ डिसाइड करते हैं, इस पर हम फोकस करेंगे। तो जो ऊनी रेशों का वर्गीकरण है वो कैसे हुआ। ऊनी रेशों का वर्गीकरण जब हम मेमने के ही अलग अलग श्रेणियों के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं या भेड़ के अलग अलग श्रेणियों के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं तो उसका अलग अलग नाम है, अलग अलग उसकी लंबाई है और अलग अलग उसका स्वरूप भी देखने को मिलता है। तो पहला हमारा आता है जो ऊनी रेशों का वर्गीकरण है, उसमें मेमने का ऊन, इसको हम लैम्स वूल के नाम से जानते हैं, जो कि तब प्राप्त किया जाता है जब मेमने जो होते हैं वो 6 से 9 माह के होते हैं, यानी कि उन्होंने अपना साल अभी पूरा ना किया हो और उनसे अभी तक एक भी बार ऊन की प्राप्ति ना की गई हो। पहली बार उनके ऊपर से ऊन प्राप्त की जाती है। ये सर्वोत्तम, मुलायम परंतु कम मजबूत रेशे होते हैं। कम मजबूत इसलिए होते हैं क्योंकि जो मेमने हैं वो ही अभी परिपक्व नहीं होते, वो ही अभी अपरिपक्व स्थिति में होते हैं। सेकंड श्रेणी है हॉगेट ऊन की। हॉगेट वूल जो होती है वो उन मेमनों से प्राप्त की जाती है, उन भेड़ों से प्राप्त की जाती है जो कि 12 से 14 माह के हो चुके हैं, यानी कि उनसे एक बार ऊन प्राप्त की जा चुकी है। इनसे मजबूत वूल प्राप्त होती है जिसका कि विशेष रूप से प्रयोग ताने के निर्माण हेतु किया जाता है, यानी कि हम ताने के लिए जब भी रेशे का प्रयोग करेंगे तो उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि आधार हमें मजबूत चाहिए होता है। नेक्स्ट है हमारा विदर वूल। विदर वूल जो होती है वो ऐसी ऊन है जिसे कि हमने सेकेंड टाइम प्राप्त किया है और 14 माह से अधिक आयु की भेड़ों द्वारा ये प्राप्त की जाती है। इससे हमें गंदी और मटमैली, थोड़ी चिपकी हुई ऊन प्राप्त होती है जो कि बहुत अच्छी श्रेणी की नहीं होती है। नेक्स्ट है खींची गई वूल। खींची गई ऊन जो होती है उसको हम पुल्ड वूल के नाम से जानते हैं।
ये निम्न श्रेणी की ऊन होती है और विशेष रूप से इसको रसायन लगाकर प्राप्त किया जाता है। यानी कि जिन भेड़ों को पोषण के लिए हम जब खाने के लिए पालते हैं, जिनको सिर्फ खाने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है, उनको हम रसायन लगा के उनकी स्किन के ऊपर से जो ऊन प्राप्त करते हैं वो हमारी पुल्ड वूल होती है, जिसको कि हम खींच के प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है हमारी कोटी वूल। कोटी वूल जो होती है वो उन भेड़ों से प्राप्त होती है जो कि किसी कारणवश भोजन ठीक से नहीं प्राप्त कर पाते हैं या विपरीत जलवायु में सर्वाइव कर रहे होते हैं या परिस्थितियाँ जो है उनके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। इनके ऊपर पाई जाने वाली जो ऊन होती है वो गंदी और कड़क होती है, आपस में चिपकी हुई होती है और इनसे हम नमदा, दरी आदि निम्न कोटि के जो वस्त्र हैं उनका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मृत वूल। मृत ऊन जो होती है वो डेड वूल के नाम से जानी जाती है। ये निम्न श्रेणी की ऊन है और इसको हम तब प्राप्त करते हैं यदि किसी दुर्घटना के कारण कोई भेड़ मर जाती है, उस समय हम उसके शरीर से जब ऊन को खींचते हैं तो वो हमारी मृत वूल कहलाती है। क्योंकि जब तक वो जीवित रहेगी भेड़, तब तक उसके शरीर से यदि हम ऊन प्राप्त करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस अच्छी रहती है, उसकी जो रेशियो होती है वो भी थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं। लेकिन जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो ऑक्सीजन कम, उसके ऊपर पाए जाने वाले रेशियो में भी ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है, जो कि उसको निम्न श्रेणी का बना देती है। नेक्स्ट है हमारा टेगलॉक ऊन। टेगलॉक ऊन को हम टूटी फूटी ऊन के रूप में भी समझ सकते हैं। ये गंदी और टूटी फूटी और छोटे रेशियो की प्रस्तुति करता है, इसे टेगलॉक ऊन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कारपेट ऊन। कारपेट ऊन का विशेष रूप से नाम भी कारपेट है और काम भी कारपेट के लिए ही है। ये निम्न श्रेणी की ऊन है। इस प्रकार से हमने आपको बताया कि रेशों का जो वर्गीकरण है, विशेष रूप से ऊनी रेशों का वर्गीकरण, वो भेड़ों से अलग अलग प्रकार से प्राप्त होने के कारण अलग अलग प्रकार का है, परंतु इसी आधार पर हम इनकी श्रेणियां भी निर्धारित करते हैं कि जो भेड़ों की किस्म है उनके आधार पर भेड़ों की जो प्राप्ति हो रही है, भेड़ों से जो ऊन की प्राप्ति हो रही है वो कैसे हो रही है। तो सबसे पहले प्रथम श्रेणी की जो ऊन होती है उसे हम मरीनो भेड़ के ऊपर से प्राप्त करते हैं। मरीनो भेड़ जो है वो बहुत ही उत्तम श्रेणी की ऊन प्रदान करने के लिए जानी जाती है। इससे हम लगभग 1 से 5 इंच लंबाई वाले रेशों की प्राप्ति करते हैं। इन ऊन में शल्कों की जो संख्या होती है वो प्रति इंच लगभग 1000 होती है। अभी हम शल्कों के बारे में आपको सविस्तार बताएंगे। और ये विशेष रूप से कहाँ पाई जाती है, ये स्पेन में पाई जाती है। यानी कि ऐसी भेड़ें जो स्पेन में पाई जाती हैं उन पर से हम ऐसे रेशे प्राप्त करते हैं जिनकी लंबाई 1 से 5 इंच तक होती है। द्वितीय श्रेणी की जो भेड़ें हैं वो आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में पाई जाती हैं। इनके रेशों की लंबाई लगभग 2 इंचेस से लेकर 4 इंचेस तक होती है और इनमें जो शल्क होते हैं उनमें पर्याप्त पैटर्न नहीं पाई जाती है। इससे हम स्वेटर, जर्सी आदि बनाते हैं। फिर हमारा आता है तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी की जो ऊन हम प्राप्त करते हैं वो इंग्लैंड में पाई जाने वाली भेड़ों के द्वारा प्राप्त करते हैं। इनके द्वारा जो ऊन प्राप्त होती है उनकी रेशो की लंबाई लगभग 4 इंचेस से लेकर 18 इंचेस तक होती है और इसके जो रेशे होते हैं वो कड़े होते हैं। शल्क जो होते हैं बहुत कम प्रत्यास्था वाले, कम प्रतिस्कंदता वाले होते हैं या उनमें प्रत्यास्था का अभाव होता है। इसी कारण इसका हम प्रयोग वस्त्रों के लिए नहीं करते, यानी कि वस्त्रों के निर्माण हेतु इसका प्रयोग लगभग नहीं किया जाता है। चतुर्थ श्रेणी की जो ऊन है ये हमें मिश्रित जाति की भेड़ों के द्वारा प्राप्त होती है। इनके द्वारा जो भी ऊन हम प्राप्त करते हैं उनके रेशों की लंबाई 1 इंच से लेकर 16 इंचेस तक होती है और शल्कों का अभाव पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। इनकी जो सतह होती है वो चिकनी होती है, सपाट होती है, चमकदार होती है, परंतु इनमें मजबूती और प्रत्यास्था का अभाव होता है। इसके दौरान निम्न स्तरीय वस्त्र और दरी, गलीचे आदि का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि कौन कौन सी जो श्रेणियां हैं वो उनकी देखने को मिली, कैसे हमने इसको प्राप्त किया, हमारी प्राप्ति का स्थान क्या है, ऊनी रेशों का वर्गीकरण क्या है और उनकी कौन कौन सी श्रेणियां हैं। अब हम जानेंगे सविस्तार की ऊन का संगठन क्या है, ऊन को कैसे कैसे हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं, ऊनी रेशों में हम क्या क्या जांच कर सकते हैं, कैसे उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ऊन का संगठन।
ऊन का संगठन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऊन जो है वो केराटिन नामक जो प्रोटीन होता है उसका आधारी पदार्थ उसमें होता है, जिसकी वजह से उसे हम प्रोटीन रेशियो की श्रेणी में रखते हैं। ये लगभग 33% होता है। इसमें 50% कार्बन, 25% ऑक्सीजन, 15% नाइट्रोजन और 7% हाइड्रोजन की उपस्थिति देखने को मिलती है। लगभग 3 से 4% गंधक इसमें पाया जाता है। और अशुद्धियों की यदि हम बात करते हैं तो 30 से 70% इसमें अशुद्धियाँ होती हैं, जिसमें कि विशेष रूप से 26% धूल युक्त पदार्थ, 28% श्वेत, 12% वसा और 10% खनिज पदार्थ देखने को मिलते हैं। यदि हम इसकी अणुविश्लेषणीय रचना की बात करेंगे, यदि हम इसको माइक्रोस्कोप देखते हैं तो जो रेशियो होते हैं चूँकि वो आपस में लॉक रहते हैं, एक दूसरे से फंसे हुए होते हैं, सटे सटे होते हैं, तो लगभग 40,000 से 50,000 प्रति वर्ग इंच रेशे आपस में फंसे हुए होते हैं। और अगर हम व्यक्तिगत तंतु की बात करें तो इंडिविजुअल रेशे की बात करते हैं तो उसमें कुछ अलग विशिष्ट कोश होते हैं जो कि आपस में शल्कों के रूप में एक दूसरे के ऊपर, जैसे मछली के शल्क होते हैं एक दूसरे के ऊपर सटे हुए होते हैं, उसी प्रकार से शल्कों जैसी व्यवस्था इसमें देखने को मिलती है। और ये तंतु में जो कोश है वो विशिष्ट सतह के रूप में संगठित रहते हैं। ये सतह एपिडर्मिस, क्यूटिकल और मेडुला के रूप में देखने को मिलती है। एपिडर्मिस जो है वो बाहरी पार्ट के रूप में जाना जाता है। क्यूटिकल और मेडुला, क्यूटिकल सेकेंड लेवल है और मेडुला सबसे अंतिम में देखने को मिलता है। अगर हम इसके अनप्रस्थ काट को देखते हैं तो इसके तीनों स्तर इस प्रकार दिखाई पड़ते हैं। जो क्यूटिकल है वो 3 स्तरों पर देखने को मिलती है, एपिक्यूटिकल, एपिथेलियल स्केल और सबक्यूटिकल। एपिथेलियल स्केल को हम एक्सोक्यूटिकल के नाम से भी जानते हैं और ये जो इसका सबसे आंतरिक भाग है इसे हम मेडुला कहते हैं। यहाँ पर एक नलीनुमा संरचना पाई जाती है। जो नलीनुमा संरचना है वही मेडुला है। इसे हम ल्यूमेन नलिका या मेडुला के रूप में जानते हैं। अगर हम इसकी अनुप्रस्थ काट को देखते हैं तब तो हमें इस प्रकार की चीजें दिखाई पड़ती है, परंतु यदि हम अनुदैर्घ्य काट को देखते हैं तो इस प्रकार से एक सर्पिल आकार देखने को मिलता है। और ये जो रॉड नुमा संरचना है, ये रॉड जो है वो सर्प की भांति घुमा हुआ होता है, जिसमें कि अलग अलग स्तरों को ए और बी स्तरों को दर्शाया गया है। इसमें मिडिल में ल्यूमेन नलिका होती है जो कि बेसिकली क्या है, मेडुला है, और इसके नीचे पैराकॉर्टेक्स और आर्थोकॉर्टेक्स 2 भाग देखने को मिलते हैं। ये ऊपरी और आंतरिक भाग हैं। इसमें कॉर्टिकल कोश पाया जाता है और ये परतों के रूप में, शल्कों के रूप में इसकी जो संरचना है वो हम समझ सकते हैं। इसमें एक विशेष बात ये है कि जो शल्क हैं वो एक दूसरे के स्तर को एक दूसरे के ऊपर कवर होकर एक सतहों को दर्शाने में सहयोग करते हैं। तो अगर हमें उनकी संरचना को सतहों के आधार पर समझना है तो ये हमें सहायता प्रदान करते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी लंबाई की कि जो सामान्य ऊनी रेशा होता है वो लगभग कितना लंबा होता है। तो जो सामान्य ऊनी रेशा होता है वो लगभग 1 से 6 इंच तक लंबा देखने को मिलता है। औसतन 2.5 इंच का रेशा जो है हम प्रयोग में लाते हैं। डायमीटर इसका 10 to 50 माइक्रोन के मध्य देखने को मिलता है। और यदि हम मरीनो वूल की बात करते हैं, जो मरीनो जाति की भेड़ों से प्राप्त होने वाला वूल है, उसमें 15 माइक्रोन, क्योंकि वो बहुत महीन होते हैं, कभी कभी ये दिखाई भी नहीं पड़ता है, उसका लॉक इतना महीन होता है कि उसको आप नग्न आंखों से सरलता से नहीं देख सकते हैं। जो ऊनी रेशे हैं उनमें क्रेम पाया जाता है, वो साधारणतः बिना लहर के सीधे सपाट देखने को नहीं मिलते हैं। समान ऐंठन उसमें नहीं होती है। बहुत महीन जो रेशे होते हैं उनमें लहरें बहुत अधिक पाई जाती हैं। और अगर हम मरीनो की बात करेंगे, मरीनो वूल की बात फिर आ गई यहाँ पर। मरीनो में प्रति इंच लगभग 30 तथा प्रति सेंटीमीटर 12 लहरें देखने को मिलती हैं। ये लहरें जो हैं इंच में अलग और सेंटीमीटर में अलग प्रभाव को प्रस्तुत करती हैं। यदि हम निम्न कोटि की वूल की बात करेंगे तो निम्न कोटि की जो वूल होगी उसमें 5 से 10 लहर प्रति इंच देखने को मिलती हैं। जो ऊन का रेशा है या जो ऊनी रेशा होता है वो मजबूती में बहुत कमज़ोर होता है, वो बहुत मजबूत नहीं होता है। आप उसको यदि खींचेंगे तो वो खिंच तो जाएगा, लेकिन एक लेवल के बाद फिर वो टूट जाएगा। और यदि वो आर्द्र स्थिति में है तो लगभग 1.0 ग्राम वेनियर तक, और यदि वो शुष्क स्थिति में है तो 1.5 ग्राम वेनियर तक आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं,
इसकी मजबूती को चेक कर सकते हैं। इसमें फैलने का गुण लगभग 25% और इसमें जो लोच महत्ता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो 99% तक देखने को मिलती है। और इसी के कारण वस्त्रों को यदि हम इससे निर्मित करते हैं तो वस्त्र हमारे मजबूत होते हैं, परंतु इंडिविजुअल रेशे की बात करेंगे तो वो हमारा बहुत मजबूत नहीं होता है। सामान्यतः जो ऊनी रेशे होते हैं वो काला, भूरे और क्रीम कलर के देखने को मिलते हैं और इनकी टूटने की क्षमता होती है वो 2.5 से 3.8 ग्राम प्रति तंतु देखने को मिलती है। इसमें चूंकि लोच महत्ता का विशेष गुण पाया जाता है, जो लोच महत्ता है इसमें वो 20,000 गुना झुक सकती है बिना टूटे। उसको हम 25 से 30% तक खींच सकते हैं, उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, वो टूटेगा नहीं, झुकता चला जाएगा और इसके बाद यदि हम इसे खींचेंगे तो फिर वो टूट जाएगा। यानी कि प्रतिस्कंदता जो है वो उसकी उच्च स्तरीय है। चमक जो होती है वो ऊनी रेशों में एक समान चमक पाई जाती है, लेकिन कपास की अपेक्षा ये चमक जो है बहुत ज़्यादा होती है। घनत्व इसका जो है वो चूंकि ये प्राणिज रेशा है तो वानस्पतिक रेशों से तो कम होता है, परंतु 1.30 ग्राम प्रति सीसी देखने को मिलता है। लटकनशीलता चूंकि उच्च स्तरीय है और ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अवशोषण क्षमता इसमें 20% बिना नमी का अनुभव कराए देखने को मिलती है। उच्च स्तरीय जो है अवशोषकता इसमें होती है और अपने वेट का 20% तक ये एब्जॉर्व कर सकते हैं, जिसमें कि आपको छूने पर नमी का एहसास नहीं होगा, लेकिन उसको रोके रहने की क्षमता इसमें नहीं है। यदि आप ऊनी रेशे को भिगोएंगे तो वो एब्जॉर्व कर लेंगे सारा पानी, लेकिन जैसे ही आप उसको उठाएंगे वो सारा पानी छोड़ देंगे। तो ये विशेष इसमें क्वालिटी पाई जाती है। दूसरी चीज़ है कि यदि हम इसके विरंजक की बात करेंगे तो विरंजक का प्रयोग इस पर बहुत अच्छे प्रभाव प्रस्तुत नहीं करता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड और क्लोरीन जैसे जो विरंजक हैं यदि हम इस पर प्रयोग करते हैं तो उसमें हानि देखने को मिलती है, और यदि हम इस पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम बाइबोरेट का प्रयोग करते हैं तो वो उत्तम प्रभाव को प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से हमने इसके विरंजक के बारे में अब जानकारी प्राप्त कर ली है, लेकिन जो इसके अन्य गुण हैं, अन्य रासायनिक जो और भौतिक गुण हैं, उनके बारे में अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि लंबाई कैसे इसकी कम या ज़्यादा हो सकती है, या इसमें जो अब जो अवशोषण क्षमता है वो कैसे कम या ज़्यादा हो सकती है, या इसमें जो अवशोषण क्षमता का हम डिस्कशन कर रहे हैं ये किस प्रकार से हमारे ऊन की क्वालिटी को प्रभावित करता है। सफाई और धुलाई में कैसे हम इसको जान सकते हैं कि सफाई के लिए क्या उत्तम रहेगा, कौन से हम इसके लिए चीज़ें यूज़ करें, कौन से अभिकर्मक यूज़ करें, सिकुड़न ऊष्मा का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, पसीने का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकाश या जो फफूंदी है, कीट जो है, उन सब का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम इसके बारे में जानेंगे। अभी हमने इसके अवशोषण क्षमता के बारे में जाना और अब हम जानेंगे कि इसकी धुलाई सफाई कैसे करी जा सकती है। सफाई एवं धुलाई की दृष्टि से यदि हम ऊन की रेशों को देखते हैं तो धुलाई करना एक कठिन कार्य है। इसमें धूल जो है वो बहुत सरलता से निवेश कर जाती है। धुलाई और सफाई करना बहुत कठिन है, इसमें पूर्ण रूप से साफ नहीं हो पाते हैं, स्वच्छ नहीं हो पाते हैं। इसके लिए विशेषण ठंडे पानी का और सॉफ्ट सोप का यूज़ करना बेहतर होता है। मृद डिटर्जेंट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इजी वॉशिंग ले सकते हैं। खड़े जो डिटर्जेंट हैं या कठोर डिटर्जेंट है उनका प्रयोग यदि हम करते हैं तो इस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। सिकुड़न में अधिक देखने को मिलती है। जो ऊनी रेशे हैं उस पर यदि हम ऊष्मा के प्रभाव की बात करेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे यानी कि लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये खड़े हो जाते हैं और 400 डिग्री फ़ारेनहाइट या 204 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये झुलसने लगते हैं, पूर्ण रूप से झुलस जाते हैं। प्रकाश यदि इन पर बहुत अधिक समय तक पड़ता रहता है या बहुत अधिक समय तक हम इनको धूप में रखते हैं तो ये कमज़ोर हो जाते हैं। समानता इनमें फफूंदी नहीं रखती, लेकिन अगर ये किसी कारणवश नमी युक्त रह गए हैं, थोड़ी बहुत नमी शेष है, तो नमी के प्रभाव की वजह से इनमें फफूंदी विकसित हो जाती है। कीट का प्रभाव जो है वो अगर हम ऊनी रेशे में देखेंगे तो कीट
कि जो लार्वा होते हैं वो इस पर बहुत ही सरलता से सर्वाइव कर जाते हैं, उसमें बहुत लंबे समय तक रह जाते हैं। तो कीड़ों से ये सामान्य रूप से सुरक्षित नहीं रह पाते। ऊनी वस्त्रों में सामान्य रूप से कीड़ा देखने को मिल जाता है और मोट भी जो है वो देखने को मिल सकता है ऊनी वस्त्रों में। रासायनिक संगठन और आंतरिक संरचना की दृष्टि से यदि हम ऊन को देखते हैं तो जो कच्चा ऊन होता है उसमें लगभग 10 से 20% बीज पाया जाता है, जिसको कि एक सामान्य विकर्षण की प्रक्रिया के द्वारा निकाल लिया जाता है और निकाल कर लेनोलिन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। लेनोलिन के रूप में इससे हम सौंदर्य प्रसाधन, औषधि आदि का निर्माण करते हैं और फिर हम इसको प्रयोग में लाते हैं। क्षारों के प्रति जो हमारा ऊन है वो अत्यधिक संवेदनशील पाया गया है। अगर हम इसमें तनुघोल का प्रयोग करते हैं और कुछ समय के लिए इसको तनुघोल में छोड़ देते हैं, तनुघोल का कुछ मात्रा में प्रयोग करते हैं तो ये हानि को प्राप्त नहीं करते हैं। यदि पसीने का प्रभाव हम देखेंगे ऊनी रेशम में, तो पसीने में चूँकि क्षारीय होता है पसीना, तो क्षार की उपस्थिति इसके लिए हानि पहुँचाने का कार्य करती है। क्षार की उपस्थिति की वजह से ये हानिकारक प्रभाव को प्रस्तुत करते हैं। अम्लों के प्रति ये संवेदनशील नहीं होते हैं। किसी भी प्रकार का ठंडा अम्ल या गर्म अम्ल हम इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत हानि इसको नहीं पहुंचती है। इसलिए इसमें जो भी हम रंग करते हैं, रंग के प्रयोग के लिए भी हम सिर्फ अम्लीय गर्म रंगों का ही प्रयोग इस पर करते हैं, वही इस पर स्टेबल रह पाते हैं। रंगों के प्रति ये उच्च सादृश्यता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसमें पक्केपन के लिए विशेष रूप से हम क्रोम रंगों का प्रयोग करते हैं। तो जो ऊनी रेशे हैं उनकी हम लोगों ने भौतिक रासायनिक विशेषताओं पर अपना नज़रिया देख लिया है कि भौतिक रासायनिक विशेषताएं कैसा प्रभाव प्रस्तुत करते हैं और इसमें खास बात क्या है, क्योंकि ये आपस में बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। इसमें जो लिंकेज जोड़ है वो क्रॉस में होते हैं, तो प्राकृतिक क्रॉस जोड़ की वजह से जो जोड़ है इस सिस्टीन या गंधक की श्रृंखला को प्रस्तुत करते हैं। सिस्टीन या गंधक की श्रृंखला जब तक बनी रहती है हमारा रेशा मजबूत रहता है और ये जो सिस्टीन गंधक की जो श्रृंखला है इसको हम सॉल्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है सॉल्ट ब्रिज किस प्रकार के रेशों में देखने को मिलता है, तो चूँकि ये क्रॉस लिंकेज प्राकृतिक क्रॉस जोड़ के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो क्रॉस लिंकेज की वजह से सॉल्ट ब्रिज जो है वो हमारे ऊनी रेशों में विशेष रूप से पाया जाता है और इसी वजह से हम ऊनी रेशों को अच्छे रेशे के रूप में प्रयोग में लाने के लिए अपने उत्तम व्यवस्थाओं को इसमें शामिल करते हैं कि ऊन जो है वो प्राणिज होते हुए भी, गंधक होते हुए भी हमारे लिए कितना लाभदायक है। ये सर्दियों से हमारी सुरक्षा करने में भी हमें सहयोग करता है। अब हम इसके बारे में इसकी जो निर्माण प्रक्रिया है कि ऊन के जो रेशे हैं वो किन किन चरणों में निर्मित होते हैं, इसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू।